नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज डेट है आपकी 24 दिसंबर। तो आज हमने टेस्ट लिया था चैप्टर 3 के पार्ट 2 का, तो उसी का सॉल्यूशन इसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम कर रहे हैं राजीव अहीर की। एडिशन 2019 एंड 2020 का एडिशन है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम करवाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसी का इस पे एक्सप्लेनेशन होता है वीडियो में। चैप्टर 3 सॉल्यूशन पार्ट 2 का है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, चलिए। तो यूनिट 2 है, चैप्टर 3 है आपका एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया। हिंदी में भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है। क्वेश्चन 11 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैक्टर डिक्लाइन ऑफ द पुर्तगीज। ये स्टेटमेंट कहता है कि द एमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज इन इजिप्ट, पर्सिया एंड नॉर्थ इंडिया। ठीक है। द राइज ऑफ टर्बुलेंट मराठास एज देयर इमीडिएट नेबर्स। ठीक है। सी कहता है हॉलैंड बैडली अफेक्टेड पुर्तगीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया। हमें इनकरेक्ट आंसर बताना था इसका। हिंदी में देख लेते एक बार। पुर्तगाली की गिरावट के कारकों के बारे में कथन पर विचार करें। ये कहता है कि मिस फारस और उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय होना के बी स्टेटमेंट ये कहता है कि उनके तत्काल पड़ोसी के रूप में अशांत मराठों का उदय होना। ठीक है। सी कहता है कि हॉलैंड एक कारक था जिसने पुर्तगाली के भारत में एकाधिकार व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया। हमें इनकरेक्ट आंसर बताना था दोस्तों इसका। आप भी आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है। इसका आंसर डी। तो मीन्स एक्चुअल में तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, 12 क्वेश्चन कहता है कंसीडर स्टेटमेंट क्रोनोलॉजी बतानी है हमें। ये है कहता है कि पुर्तगालीज कैप्चर दमन। बी कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट एट कोचीन। सी कहता है कि अराइवल ऑफ वास्को डिगामा एट कालीकट। डी कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ गोवा एज अ पुर्तगीज कैपिटल। ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है कालक्रम के अनुसार कथन पर विचार करें कि पहले क्या हुआ था। ए कहता है पुर्तगाली ने दमन पर कब्जा कर लिया। बी कहता है कोचीन में पहले पुर्तगाली किले की स्थापना हुई। सी कहता है कालीकट में वास्को डिगामा का आगमन। डी कहता है पुर्तगाली राजधानी के रूप में गोवा की घोषणा। हमें करेक्ट बताना है इसका। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है वो देखना है आपको। बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका, देखते पहले क्या हुआ था इनमें से। दोस्तों जो वास्को डिगामा का अराइवल हुआ था ना, वास्को डिगामा का जो अराइवल हुआ था वो होता 1498 में। ठीक है। और आपका जो फर्स्ट पुर्तगीज़ का जो पहला पोर्ट कोचीन में हुआ था वो हुआ था 1503 में। ठीक है। और 1530 में हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ गोवा एज द पुर्तगीज़ कैपिटल। और 1559 में हुआ था 1559 में हुआ था पुर्तगीज़ कैप्चर दमन। ठीक है। तो अगर इस हिसाब से चले तो हमारा आंसर होता है सी। ठीक है। सी होता है डिक्लेरेशन ऑफ गोवा एज अ पुर्तगीज़ कैपिटल 1530 में हुआ था। ठीक है। और अराइवल ऑफ वास्को डिगामा कालीकट कब आए थे? 1498 में, 1498। और फिर आपका होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट पुर्तगीज पोर्ट एट कोचीन कब होता है? ये आपका 1503 में, 1503 में। और फिर आपका रह गया, क्या रह गया, ये पुर्तगीज़ कैप्चर दमन। तो पुर्तगीज़ ने दमन पे कैप्चर कब किया? 1559 में। ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर होता है सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट। ए कहता है द पुर्तगीज वर मास्टर ऑफ इम्प्रूव टेक्निक्स एट सी। ठीक है। बी कहता है कि कॉर्नेलिस दी हॉटमैन was the first Dutchman to reach Sumatra and Bantam in
1596। सी कहता है कि द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन गोवा इन 1605। डी कहता है डच स्टेबलाइज फैक्ट्री उत्तर प्रदेश, बंगाल एंड बिहार। करेक्ट आंसर बताना हमें, हिंदी में देख लेते हैं। ये कहता है पुर्तगाली समुद्र में उन्नत तकनीकों के स्वामी थे, ठीक है। बी 1596 1596 में सुमित्रा और बैटम पहुंचने वाले कॉर्नलिस डी हाउटन पहले डच थे। सी कहता है 1605 में डच ने गोवा में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। डी कहता है डच ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में कारखानों की स्थापित किए। हमें करेक्ट आंसर बताना दोस्तों इसका क्वेश्चन 13 का। तो दोस्तों जो क्वेश्चन 13 का आंसर है वो है आपका सी, ABD। तो सी हमारा इसलिए गलत है कि डच ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम में वह कारखाना स्थापित किया था डच ने पहला, ठीक है। और मसूलीपट्टनम कहाँ पे, आपका आंध्र प्रदेश में अभी, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों ने टेस्ट में इसको अच्छा किया होगा। क्वेश्चन 14 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन कमोडिटीज़ द डच ट्रेडेड इन वर सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस, ओपियम। बी कहता है द डच वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया। करेक्ट आंसर बताना हमें इसका भी। कथन क्या कहता है, डचों का व्यापार करने वाली सबसे महत्वपूर्ण भारतीय वस्तुएं थी सूती, इंडिगो, चावल और अफीम। बी कहता है डचों को भारत में साम्राज्य निर्माण में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हमें करेक्ट आंसर बताना क्वेश्चन 14 का। तो क्वेश्चन 14 का आंसर है सी, दोनों आंसर ठीक है। डच को ज़्यादा साम्राज्य निर्माण करने की नहीं थी, लेकिन अगर आप देखो कि इंग्लिश को और पुर्तगीज़ को वो चाहते थे हमारा साम्राज्य बने इंडिया में, है ना। क्वेश्चन 15 देखते हैं कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंग्लिश कंपनीज पोजीशन वाज इम्प्रूव्ड बाय द गोल्डन फरमान issued to them by the Sultan of Golconda in 1632. What was the meaning of Golden Farman? A. Fix commodity price as per their policy. B. Issue their own coin to do trade. The privilege of trading freely in port of Golconda. D. Relief from the payment of 500 pagodas a year. चलो हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है 1632 में गोलकोंडा के सुल्तान द्वारा जारी किए गए एक गोल्डन फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी की स्थिति में सुधार के बारे में विचार करें। गोल्डन फरमान का क्या मतलब है यहाँ पे? उनकी नीति के अनुसार निश्चित वस्तु की कीमत तय करना। बी. व्यापार करने के लिए अपना सिक्का जारी करें। सी. गोलकोंडा के बंदरगाह में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेष अधिकार। डी. एक साल में 500 पगोडा के भुगतान से राहत। तो दोस्तों यहाँ गोल्डन फरमान में क्या हुआ था, गोल्डन फरमान में आपका ये हुआ था कि द प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट ऑफ गोलकोंडा, ठीक है, गोलकोंडा के बंदरगाह में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया था, ठीक है, इंग्लिश कंपनी को। चलिए आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन है शाह सूजा, ये स्टेटमेंट कहता है शाह सूजा इन 1651 अलाउड द ब्रिटिश टू ट्रेड इन बंगाल। बी कहता है शाह सूजा वाज द सूबेदार ऑफ बंगाल। सी कहता है विलियम हेडगेस इंग्लिश द फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल, ठीक है। डी कहता है इन 1698 द इंग्लिश सक्सीड इन गेटिंग द परमिशन टू बाय द जमींदारी ऑफ द थ्री विलेज ऑफ सुटनानुती, गोविंदापुर एंड कालीकटा, जिसे कालीघाट भी कहते हैं। करेक्ट आंसर बताना था मैं इसका। 16 हिंदी में देखते हैं। ये शाह सूजा ने 1651 में इंग्लिश को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी। बी कहता शाह सूजा बंगाल का सूबेदार था। विलियम हेडेज जो इंग्लिश से बंगाल में कंपनी का पहला एजेंट और गवर्नर बना। डी कहता 1698 में इंग्लिश 3 गाँव सतनीति, गोविंदपुर और कालीकाटा, जिसे कालीघाट भी कहते हैं, जमींदारी खरीदने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। करेक्ट आंसर बताना है हमें इसका। तो दोस्तों 16 का आंसर है सी, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आगे चलते हैं। जब स्टेटमेंट ठीक है तो कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यही फ़ायदा होता है दोस्तों, चैप्टर वाइज अगर आप टेस्ट देते हैं तो
आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और फिर आप किसी इंस्टीट्यूट का पेड लेते हैं, उन पर टेस्ट देते हो, तो आपको कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ मैं टेस्ट करके आया हूँ ऑलरेडी। तो ऐसे ही सब चीज़ होता है। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रोनोलॉजी, फिर बताना हमें। द ईस्ट इंडिया कंपनी इज स्टेबलाइज। बी, विलियम हॉकिंस अराइव्स एट जहांगीर कोर्ट। सी, अ परमानेंट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज स्टेबलाइज एट सूरत। डी, द कंपनी गेट्स द गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। करेक्ट आंसर बताना है हमें इसका, क्वेश्चन 17 का। तो एक बार हिंदी में हम देख लेते हैं। काल कर्म काल एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन 17 को। काल कर्म के अनुसार कथन पर विचार करें, पहले क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। बी, विलियम हॉकिंग जहांगीर के दरबार में आया। सी, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी कारखाना स्थापित हुआ। डी, गोलकोंडा के सुल्तान से कंपनी को गोल्डन फरमान मिला। ठीक है, तो हमें करेक्ट आंसर बताना दोस्तों इसका। दोस्तों देखते पहले क्या हुआ था, तो एक मिनट। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज हुई थी हमारी, कब हुई थी? तो ये हुई थी 1600 में, ये सबको पता होता ही है। ठीक है, हॉकिंग कब आए थे जहांगीर के कोर्ट में? तो हॉकिंग आए थे आपके 1609 में। ठीक है, और फिर परमानेंट फैक्ट्री कब सूरत में लगाई गई थी कंपनी की? तो परमानेंट फैक्ट्री लगाई थी 1613 में। ठीक है, डी कहता है कि गोल्डन के सुल्तान से कंपनी को गोल्डन फरमान मिला, कब मिला था? 1632 को मिला था। तो अगर इस हिसाब से देखें दोस्तों, तो ये हमारा क्रोनोलॉजी बिल्कुल ठीक ही है, एज इट इज़ ही था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट। ए कहता है पांडुचेरी वाज फाउंडेड इन 1674। ठीक है, बी कहता है फ्रांस नेवर फॉट विद डच। करेक्ट आंसर बताना है। कथन देखते हैं हिंदी में क्या है। पांडुचेरी की स्थापना 1674 में हुई। बी कहता है कि डच के साथ फ्रांस की लड़ाई कभी नहीं हुई। करेक्ट आंसर बताना है हमें। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, क्योंकि जो बी स्टेटमेंट गलत हो गया। बी स्टेटमेंट क्यों गलत होगी? फ्रांस की जो लड़ाई हुई थी वो डच के साथ हुई थी। ठीक है, और जब फ्रांस और डच की लड़ाई हुई थी, तो जो फ्रांस की जो पोजीशन थी ना इंडिया में, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी इससे, इस लड़ाई से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 19 कहता है कि कंसीडर द स्टेटमेंट। कहता है कि द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस। दे वर अल्टीमेटली ड्रॉन इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। बी कहता है कर्नाटक वॉज द नेम गिवन बाय द यूरोपियंस टू द कोरोमंडल कोस्ट एंड इट्स hinterland। सी कहता है कि फर्स्ट कर्नाटक वार वाज एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रांस वार इन यूरोप विच वाज कॉज्ड बाय द ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। डी कहता है फर्स्ट कर्नाटक वार एंडेड इन 1748 व्हेन द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले वाज साइन। करेक्ट आंसर बताने के बाद हिंदी में देख लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। ये कहता है ब्रिटिश और फ्रांसीसी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत के आए, वह अंततः भारत की राजनीति में आ गए। बी कहता है कर्नाटक कोरोमंडल तट और उसके भीतरी इलाकों को दिया गया नाम था। सी कहता प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रेंच युद्ध का विस्तार था, जो ऑस्ट्रियाई युद्ध के उत्तराधिकारी के कारण हुआ था। डी, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में समाप्त हुआ, जब एक्सला चैपले की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो करेक्ट आंसर मैं बताया 19 का। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, सारे स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ बैटल ऑफ सेंट थॉम इन मद्रास फॉट बिटवीन फ्रेंच फोर्स एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक। बी, अ स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर द कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी अंडर महफूज खान एट सेंट थॉम। इनका करेक्ट आंसर बताना हमें। हिंदी में देखते हैं। सेंट थॉम की लड़ाई के बारे में कथन पर विचार करें। सेंट थॉम की लड़ाई मद्रास में फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब के बीच लड़ी गई। बी कहता है कैप्टन पैराडाइज के तहत एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने मजबूत सेंट थॉम में महफूज खान के अधीन भारतीय सेना को हराया। इनकरेक्ट आंसर बताना हमें। इसका आंसर डी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं इसमें ज़्यादा क्यों नहीं बता रहा इन क्वेश्चनों में, क्योंकि दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ हम पढ़ा तो रहे नहीं है, जो हम टेस्ट लिया है उसी को कर रहे हैं। अगर हम सबके एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन 1,
क्वेश्चन 21, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैटल ऑफ वंदीवास और वंदीवास करंटली लोकेटेड इन विच स्टेट, चूज द करेक्ट आंसर। हिंदी देखते हैं। वंदीवास या वंदावासी लड़ाई के बारे में वक्तव्य पर विचार करें। वंदीवास वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, हमें बताना वंदीवास वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आंसर इसका है सी, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 22 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूरल कॉजेज फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड फ्रांस फेलियर। ठीक है, ये कहता है कि द इंग्लिश कंपनी वॉज अ प्राइवेट एंटरप्राइज। दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ enthusiasm and self-confidence among the people. The France company was a state concern. The English held three important places, namely Calcutta, Bombay and Madras, whereas the French had only Pondicherry. डी कहता है कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ लीडर्स ऑन द इंग्लिश साइड, सर अय्यर कोटे, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव एंड मैनी अदर्स, देयर वाज ओनली डुप्लेक्स ऑन द फ्रेंच साइड। वह हिंदी में देख लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। शासकों के संबंध में कथन पर विचार करें, अंग्रेजी से फलता और फ्रांसीसी विफलता के कारण। ये कहता है कि अंग्रेजी कंपनी एक निजी उद्यम थी जिसने लोगों में उत्साह और आत्मविश्वास की भावना को बनाए रखा। बी कहता है कि फ्रांसीसी कंपनी एक राज्य के अधीन थी इंग्लिश के पास। सी कहता है इंग्लिश के पास में तीन महत्वपूर्ण स्थान थे, अर्थात कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जबकि फ्रांस के पास केवल एक था, पौंडीचेरी। ठीक है। डी कहता है अंग्रेजी पक्ष के नेताओं की लंबी सूची सिर आयरे कोटे, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव और कई अन्य के थे, लेकिन फ्रांसीसी पक्ष में डुप्लेक्स थे। करेक्ट आंसर बताना हमें। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, सारे स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेंस। द डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी वाज established in 1616. B. The Danes founded a factory at Tranquebar. B कहता है द Danes founded a factory at Tranquebar near Tanjore on the eastern coast of India. इनकरेक्ट बताना हमें। क्वेश्चन 23 हिंदी में देखते हैं। डेनिस के संबंध में कथन पर विचार करें। ये कहता है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। बी कहता है डेनिस ने भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के पास टैंक्यूबार में एक कारखाने की स्थापना करी। इनकरेक्ट बताना है आंसर्स का। तो क्वेश्चन 23 का आंसर है डी, नीदर ए और बी, मीन्स एक्चुअल में दोनों आंसर ठीक है। तो आगे चलते हैं। सॉरी, इसका आंसर ऑलरेडी आ गया है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है बैटल ऑफ विदारा वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रांस। बी कहता है द मुगल एम्पेरियर फारूकसियार फरमान कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी गेव सिग्निफिकेंट प्रिविलेज टू द कंपनी। सी कहता है बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 द फ्रांस वर अलाउड टू यूज़ इंडियन सेटलमेंट फॉर कमर्शियल पर्पस। करेक्ट आंसर बताना था हमें। हिंदी में पढ़ लेते एक बार। ए स्टेटमेंट कहता है विदारा की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। बी कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले मुगल सम्राट फारूकसियार के फरमान ने कंपनी को कई विशेष अधिकार दिए। सी कहता है पेरिस की संधि 1763 द्वारा फ्रांसीसी को अनुमति दी गई थी केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना और बस्तियों के किलेबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका बी, आंसर पहले आ गया था। तो हम देखते हैं हमारा एक ही गलत है। तो विदारा की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांस के बीच लड़ाई गई थी, नहीं, विदारा की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1759 में, 1759 में लड़ी गई थी विदारा की लड़ाई। ठीक है, और ये लड़ी गई थी आपकी इंग्लिश और डच के बीच में, इंग्लिश और डच के बीच में लड़ी गई थी। तो आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। तो टेस्ट देते रहिए, जितने एमसीक्यू सॉल्व हो रहे सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।